ऑल राइट। तो आज हमने पढ़ना है करेक्टिंग मार्केट फेलियर बाय गवर्नमेंट। और करेक्टिंग मार्केट फेलियर का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है या कंज्यूम हो रही है तो उसको कम किया जाए। ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट ही करेगी। और उसके लिए गवर्नमेंट क्या इस्तेमाल कर रही है? वो इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड लिमिट्स। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें जो लेट से एक्सटर्नल कॉस्ट प्रोड्यूस करती हैं, तो वो ओवर प्रोड्यूस हो रही हैं। ओवर प्रोड्यूस ये नहीं होता कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। सोसाइटी के लिए वो डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट नहीं है, क्योंकि उसके प्रोड्यूस होने से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है अगर उससे एक्सटर्नल कॉस्ट प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जांपल। तो फाइन्स और लिमिट्स लगाने थे, वो प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और उसको, ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट को फाइन या लिमिट जो लगानी है वो ये देखकर कि वो उस डिजायरेबल लेवल पे आ जाए, मतलब उसकी प्रोडक्शन जो है। तो एक तो गवर्नमेंट ये कर सकती है। फिर जैसे हमने पढ़ा कि अगर लेबर जो है वो, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा जबकि लेबर की डिमांड भी है और उस किस्म की प्रोडक्शन भी सोसाइटी के लिए डिजायरेबल है, लेकिन जैसे कि हेल्थ केयर है और सोसाइटी के लिए ये डिजायरेबल है कि हेल्थ केयर की सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड की जाएं, ताकि जो कॉन्टेजियस डिजीजेज हैं उनका इलाज किया जा सके और वो दूसरों में ट्रांसमिट ना हो। लेकिन वो ट्रेनिंग के लिए आपके पास वो रिक्वायर्ड जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो नहीं है। डॉक्टर को भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन के बाद, वो जो हम जिसे बोलते हैं हाउस जॉब। और इसी तरह जो नर्सेज होती हैं उनको भी ट्रेनिंग करनी होती है। ये तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है वो अंडर प्रोड्यूस हो रही है वो चीज़, क्योंकि जब रिक्वायर्ड वर्कर्स नहीं है, सोसाइटी तो डिमांड कर रही है कि ये वर्कर्स ज़्यादा अवेलेबल हों ताकि वो चीज़ प्रोड्यूस हो सके, लेकिन वो नहीं हो पा रही क्योंकि वर्कर्स के पास ट्रेनिंग नहीं है और वर्कर्स अपने आप को ऑफर नहीं कर सकते फॉर दैट जॉब। तो फिर गवर्नमेंट वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके लिए गवर्नमेंट के अपने ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं कि उस स्किल के वर्कर्स प्रोड्यूस की जा सकें, और वो फिर लेटर ऑन उनको आसानी से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हायर कर लें और जो प्रोडक्शन लेवल है उसको डिजायर्ड लेवल तक पहुंचाया जा सके, और जो मार्केट फेलियर है उसको करेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर एक्चुअली केस बन रहा है अंडर प्रोडक्शन का, कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्कफोर्स ना होने की वजह से वो आउटपुट जो कि सोसाइटी के लिए डिजायरेबल थी वो प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। जैसे मैंने हेल्थ केयर की एग्जांपल दे दी आपको। अच्छा, इसी तरह से रेगुलेटेड मोनोपलीज, गवर्नमेंट ये तीसरा ये काम कर सकती है, क्योंकि अब हमने पढ़ा है, क्योंकि तीनों यही चीजें पढ़ी हैं तो मैंने उन तीनों का ही के ही एक्शन बताए हैं कि क्या गवर्नमेंट ले सकती है टू अवॉइड देम। तो मोनोपोली अगर एक वन ऑफ द कॉज ऑफ मार्केट फेलियर है तो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करे। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? लॉज पास कर दे कि ठीक है, अगर मोनोपोली है तो चले, लेकिन वो विद इन द बाउंड्रीज काम करेगी, विद इन द लीगल फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। यानी कि जैसे गवर्नमेंट कह सकती है कि भाई आप प्राइस जरूर से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, क्वालिटी को जरूर से ज्यादा कम नहीं कर सकते, आप कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकते जिससे अगर कोई नई फर्म आना भी चाह रही है तो वो ना आ सके। जैसे हम बैरियर्स टू एंट्री बोलते हैं, तो कोई फर्म मार्केट में नहीं आ पा रही, जिसका एक जो तरीका है वो ये होता है कि मोनोपोली जो है वो बहुत कम प्राइस चार्ज करना शुरू कर देती है फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। अगर उसे लगे कि कोई नई फर्म आ रही है और वो नई फर्म उतनी कम प्राइस चार्ज कर ही नहीं पाती, क्योंकि उसका तो अभी ब्रेक इवन नहीं आया था, तो उसने प्राइस कहाँ से कम चार्ज करनी। तो फिर गवर्नमेंट को ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो टैक्टिक इस्तेमाल की है बिजनेस ने, ये एक्चुअली बैरियर टू एंट्री के तौर पे काम कर रहा है और ये कंपटीशन को अवॉइड करना चाह रहा है। तो इसके लिए भी लॉ गवर्नमेंट बना सकती है कि मोनोपोली या तो गवर्नमेंट सिरे से बनने नहीं देती, जो मैंने आगे लिखा हुआ है कंपटीशन पॉलिसी, और गवर्नमेंट कंपटीशन को इनकरेज करती है, और कोई भी ऐसा एक्शन जो एंटी कॉम्पिटिटिव होता है। एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो कंपटीशन को कम करे। और उसमें जैसे ये बैरियर टू एंट्री भी आ जाता है, जो मैंने आपको बताया कि अगर मोनोपोली ये बैरियर टू एंट्री लगा रही है तो गवर्नमेंट वो उसको ऐसा करने से रोकेगी, या तो रेगुलेट कर देगी कि ये मोनोपोली है, और मोनोपोली के सारे जो पावर्स हैं जिससे मोनोपोली कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर सकती है उसको खत्म कर देती है। तो और दूसरा ये कि अगर मोनोपोली है भी और वो रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन मोनोपोली खुद कुछ नहीं कर रही है,
ऐसा कि जैसे कंज्यूमर्स को, इस सोसाइटी को नुकसान हो। लेकिन फिर भी कंपटीशन जो है, वो कंपटीशन पॉलिसी का मतलब यही होता है कि वो पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट कंपटीशन को इनकरेज करती है। तो मोनोपोली ऑफ फोर्स उसके अगेंस्ट होती है। तो वो कोई ऐसा एक्शन भी मोनोपोलिस्ट को लेने नहीं देती। तो और अगर वो ले तो उसको, उसके खिलाफ फिर वो एक्शन भी ले सकती है, बिकॉज दैट विल बिकम इलीगल एक्शन टेकन बाय द मोनोपोलिस्ट। तो ये दो चीजें हमें नजर आ रही हैं, एक मोनोपोली रहने दें और उसको रेगुलेट कर दें, और लोगों को उसके, रेगुलेशन का मतलब लोगों को उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाना है। और उसकी अंडर प्रोडक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि मोनोपोलिस्ट तो जान के अंडर प्रोडक्शन करता है ताकि चीजें कम बने। अब अगर एग्जाम्पल है कि मोनोपोलिस्ट जो है ना वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और लेट्स से गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करता, कोई हेल्थ केयर की सर्विसेज भी देता है, और उस इलाके में कोई और हेल्थ केयर की सर्विसेज नहीं है, तो वो तो फिर लूटेगा, वो प्राइस भी ज्यादा रहेगा। तो फिर लोग जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उन चीजों की अंडर कंजम्पशन होगी। अब ये एजुकेशन और हेल्थ केयर आपके मेरिट गुड्स हैं, तो ये अंडर कंज्यूम हो गए क्योंकि प्राइस ज्यादा है, लोग ले नहीं पा रहे। तो लोग देखते हैं यार, हमें तो अपना प्राइवेट बेनिफिट देखना है और प्राइवेट कॉस्ट भी देखनी है, लोग तो ऐसे ही देखते हैं। तो यार प्राइवेट कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, इलाज नहीं करवाएंगे तो कोई बात नहीं यार, खुद ही ठीक हो जाएंगे, होंगे तो नहीं। लेकिन ये कि जैसे किसी को शुगर है तो उसको पता ही नहीं यार शुगर है, कुछ नहीं कह रही, कोई बात नहीं, छोटी मोटी तकलीफ है, वो लॉन्ग रन में आपके आपके बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन उड़ा देगी, और फिर वो लाइलाज हो जाएगा मर्ज, फिर आप बच नहीं सकते। एनीवे, तो वो अंडर कंजम्पशन हो रही है। तो अब जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान में डायबिटिक पेशेंट तो 80%, 70 से 80% आबादी तो डायबिटिक है, और उनको पता भी नहीं है, और वो परवाह नहीं कर रहे। फिर सारी बात है, वो अटैक करती है बाकी ऑर्गन पे आपके। अच्छा, तो वो गवर्नमेंट जो है वो एक मोनोपोली चूंकि ये काम कर सकती है, अंडर प्रोडक्शन, जब कीमतें बढ़ाएगी तो अंडर कंजम्पशन होगी। तो मोनोपोली जब उसको रेगुलेट कर देंगे तो प्राइसेस को मोनोपोलिस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। तो लोग फिर उसको कंज्यूम भी करेंगे, और वो जो अंडर कंजम्पशन का केस है, जिसकी वजह से अंडर प्रोडक्शन भी हो रही है, वो नहीं होगी। और ये अगर मोनोपोलिस्ट जान के भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। और मतलब कि प्राइस अगर कम होगी तो कंज्यूमर ज़्यादा बाय करेंगे, और मोनोपोलिस्ट भी अपनी आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट कहेगा भाई क्यों, आउटपुट आपको हम क्यों बना रहे हैं। ठीक है, एक ये एस्पेक्ट है, और एक एस्पेक्ट है कंपटीशन पॉलिसी का, कि गवर्नमेंट मोनोपोली अगर है तो उसको या तो तोड़ देती है मोनोपोली को, और उसको डिवाइड कर देती है डिफरेंट स्मॉलर बिजनेसेस में, स्मॉलर यूनिट्स में, और उसको फिर अलाउ करती है दूसरे कंपनीज को कि इसको बाय कर ले। तो एक ये भी तरीका था कि मोनोपोली सिरे से रहे ही ना। जाहिर है एक कंपनी को अगर तोड़कर आपने 5 कंपनी बना दी हैं, तो आपका कंपटीशन तो बढ़ गया। तो ये भी गवर्नमेंट कर सकती है, या कोई भी ऐसा मैयर जिससे कंपटीशन बढ़े, तो वो आप कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट कर सकती है, ताकि वो जो मार्केट फेलियर है, वो जो हमने अभी बात की है, वो करेक्ट हो सके। अच्छा, फिर इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है, इसके बारे में आपको पता है कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है। अबिलिटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन इनकम। तो अगर तो इनकम चेंज आने से डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है, तो हम कहेंगे डिमांड जो है वो इनकम इलास्टिक है। यानी कि इनकम में 10% चेंज आया और डिमांड में 15% चेंज आ गया, या 20% चेंज आ गया, तो वो इलास्टिक इनकम इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। और अगर डिमांड बहुत कम चेंज हो रही है, हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट दैट रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन इनकम। इनकम में 20% भी चेंज आया है, तो डिमांड में सिर्फ 2% चेंज आ रहा है, तो वो फिर इनकम इन इलास्टिक डिमांड हमारी बन जाएगी। फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही हुआ है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम, जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका आंसर। उसके लिए आपको डिमांड की दो वैल्यूज चाहिए होंगी और इनकम की भी दो वैल्यूज चाहिए होंगी, और आप डिफरेंस लेके। अच्छा, ये आपको पता तो है पहले ही कि परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे निकलता है। वो निकलता है चेंज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकलता है, चेंज इन डिमांड ओवर ओरिजिनल डिमांड इनटू 100। यानी कि जो चेंज से पहले डिमांड थी, फर्ज किया कि अगर डिमांड आपकी 5 से 15 हो गई है, तो डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो आपने 5 रखा ऊपर, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितनी थी, 5।
है ना, 5, 10 से 15 हुआ है। 5 से 15 के बाद। 5 से 15 ना। तो ओरिजिनल कितनी है, 5। तो 5/5 × 100, तो ये आंसर आ गया, डिमांड में 100% चेंज आ गया है। 10 हो गया, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ सही सही। चेंज आ रहा है आपका, तो चेंज 10 का आ रहा है ना। तो चेंज इन डिमांड 10 और डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि वो ओरिजिनल डिमांड है, इंटू 100। तो ये आंसर आपका जो है वो 200% आ जाएगा। डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। और इसी तरह इनकम का चेंज भी निकाल सकते हैं, कि इनकम में अगर इनकम 100 थी तो 200 हो गई, तो चेंज कितना आया, 100 का 100 ऊपर रख दिया और डिवाइड कर दिया से 100 से, इंटू 100, तो आंसर 100% आ गया। तो यहाँ क्या आ रहा है, इनकम में 100% चेंज आने से डिमांड में 200% चेंज आ गया। तो इस वाला हम क्या कहेंगे, कि डिमांड जो है वो इनकम इलास्टिक डिमांड है। बार तो ये आपको कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल आ सकता है। P3 के अंदर आता है, P4 में कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं होते, तो P3 में ही बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, अब आगे हम अगर देख लें तो नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स और इंफीरियर गुड्स, तीन तरह के गुड्स जो है ना वो हमने यहाँ डिस्कस करने हैं। नॉर्मल गुड्स वो होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो जब इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है ऐसी चीज़ों की, टू अपलिफ्ट योर लिविंग स्टैंडर्ड। तो एक तो इनकम और नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और लेकिन एक चीज कि उतना चेंज अगर हम कहें, बट देर इज लेस प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम। अच्छा, अब अगर हम ये देखें नॉर्मल गुड्स के केस में, तो ये एट टाइम हो सकता है ऐसे कि, वह तो डिपेंड करता है कंडीशन पे। नॉर्मल गुड के केस में इनकम बढ़ने से डिमांड जरूर बढ़ती है, लेकिन एक मौका आता है कि आपकी एक लेवल आता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, तो अब आप कह रहे हैं कि यार हम और इससे भी बेहतर गुड्स ले लें। मतलब स्टार्ट में तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, शायद उतनी ही बढ़े जितनी की इनकम की, जितना इनकम में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है। लेकिन आपकी अगर इनकम एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर आप लग्जरी गुड्स की तरफ जाते हैं। आप कहते हैं यार हम मजीद, और यानी कि आप अपने आप को एक सर्टन सोशल क्लास में कंसिडर करना चाह रहे हैं। अब वो बहुत कम लोग होते हैं, जारी बात है। तो लग्जरी आइटम कितने के लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो फिर जब भी इनकम बढ़ेगी आपकी उस एक सर्टेन लेवल के बाद, तो आप लग्जरी गुड्स, यानी कि आप नॉर्मल गुड्स भी में इजाफा करेंगे, लेकिन लग्जरी गुड्स में आप ज्यादा इजाफा करना चाहेंगे। तो वो उस केस में फिर जो लग्जरी गुड्स हैं उनकी जो डिमांड होती है वो इनकम इलास्टिक होती है, यानी कि इनकम के बढ़ने से डिमांड में ज्यादा चेंज आता है। अच्छा, ये स्टार्ट में कभी नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट में तो आपने अपनी पहले नेसेसिटीज पूरी करनी है, उसके बाद फिर आप नॉर्मल गुड्स ले रहे हैं। उसके बाद एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम आएगा जब आपको लग रहा है कि हम जो है वो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड भी अप है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं वी वांट टू लुक डिफरेंट। ठीक है, हम डिस्टिंग्विश्ड लगना चाह रहे हैं फ्रॉम द सोसाइटी, तो फिर आप लग्जरी की तरफ आएंगे, यूनिक आइटम्स विच आर नॉट बॉट बाय एवरीबॉडी। तो फिर इनकम जब भी बढ़ेगी तो आप उनमें ज्यादा इजाफा करना चाहेंगे, ना कि नॉर्मल गुड्स के केस में। ये नहीं कि उनमें इजाफा नहीं होगा, होगा जरूर। और फिर इंफीरियर गुड्स, ये ऑफ कोर्स वो आइटम्स हैं जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड में इजाफा बिल्कुल भी नहीं करती। तो अगर इनकम में इजाफा होगा तो आप इनको तो एक सर्टेन लेवल तक ही लेते हो, उसके बाद आप क्या करोगे, आप अगर इनकम बढ़ रही है तो आप इन चीजों को नहीं लेंगे। और जैसे कि अगर आप जो है वो बस पे ट्रैवल करते हैं, तो पहले आप जो है ना, अब इनकम बढ़ रही है तो आप बस में मजीद ट्रैवल क्यों करेंगे, आप गाड़ी ले लेंगे। तो बस ट्रैवल जो है वो एक इंफीरियर गुड है। तो इनकम बढ़ने से बस ट्रैवल कम हो जाएगा लोगों की तरफ से, और कार ट्रैवल बढ़ जाएगा। तो कार ट्रैवल जो है वो आपकी नॉर्मल गुड में आ रहा है। और अगर वो गाड़ी आप कोई लेमोजीन या बेंटले या कोई फिरारी को तो वो फिर आपका लग्जरी गुड में आ जाएगा, जारी वो हर एक के बस की बात नहीं। लेकिन जो बंदा इतना अमीर है वो फिर इनकम में जब भी इजाफा होगा तो वो लग्जरी लेगा, फिर ज्यादा ज्यादा प्रोपोर्शन उसी पे खर्च करेगा। अच्छा, और इंफीरियर में है आपका कोई पॉइंट ही नहीं है। मैंने कहा आपकी बेस, आप आटा चावल चीनी वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो इनकम बढ़ने से वो ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हो। वो तो उतना ही कर रहे हैं जितनी आपको जरूरत है ना बॉडी को। बाकी आप फिर इनकम बढ़ने से बाकी चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करोगे। अब जैसे कि ये भी लिखा है कि इनकम कम होने से उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो वो किस तरह से है? वो इस तरह की, जब आपकी इनकम कम हो रही है तो आप तो नेसेसिटी की तरफ जाओगे ना पहले।
तो इन्फीरियर गुड्स आपकी लिविंग स्टैंडर्ड में इजाफा नहीं करते, आपको पहले बताया। तो आपने कहा है भाई अब लग्जरी और नॉर्मल तो ले ही नहीं सकते, तो इन्फीरियर तो लेना भाई, फिर आप वही लेंगे। वैसे भी आपको लिविंग स्टैंडर्ड वहां पर मैटर नहीं कर रहा, वहां है सर्वाइवल मोड। तो सर्वाइवल मोड में फिर इन्फीरियर गुड्स ही आती है। अच्छा, इसमें अगर हम वो क्वालिटी की आइटम ले लें जो लो क्वालिटी होती है, जिनकी उनकी कीमत भी कम होती है, तो आप कहते हैं भाई फिर यही लेते हैं क्योंकि इनकम तो है नहीं इतनी। तो इसलिए इनकम कम होने से उन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है, जो यहाँ लिखा मैंने, कि दीज आर द गुड हुज डिमांड राइजेज विद फॉल इन इनकम। और उल्टा भी हो जाएगा, अगर इनकम फॉल कर रही है तो डिमांड बढ़ रही है, और अगर इनकम राइज कर रही है तो डिमांड कम हो रही है। तो अभी जो ये पूछा है अभी मुझसे सवाल, तो इनकम अगर फॉल कर रही है तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल और लग्जरी नहीं ले सकते। आपने कहा चलो फिर जितने पैसे हमारे पास हैं, जितने पैसे हमारे पास हैं उससे नॉर्मल और लग्जरी गुड आती ही नहीं है, तो फिर इंफीरियर ही ले लो, क्योंकि आपके पास इतनी परचेसिंग पावर ही नहीं है कि नॉर्मल और आप लग्जरी गुड खरीद सको। इसीलिए, और इसी तरह इनकम बढ़ने से, आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्यों इंफीरियर गुड्स लेंगे, जब आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड, इनकम बढ़ने का मतलब है लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो इंफीरियर गुड से तो नहीं होना। और जब इनकम कम हो रही है तो लिविंग स्टैंडर्ड तो वैसे ही गिर रही है, तो इंफीरियर गुड की लेने से और कम थोड़ी ना हो जाएगी, क्योंकि आप खरीद ही नहीं सकते। तो आपने देखना है कि भाई वो चीज़ जो आसानी से बाय कर सकें। जब इनकम गिर रही होती है तो आपका फोकस क्या होता है, आपका फोकस होता है कि भाई चीज आ जाए, क्वालिटी बेशक कम हो, प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप तैयार नहीं है, आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। तो फिर इंफीरियर गुड्स ही आपके लिए बेस्ट चॉइस बनती है, जिसकी क्वालिटी तो उसका आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को तो नहीं बढ़ाती, लेकिन आपको बाय करना आसान। तो ये होता है, इसका मतलब है जब रिसेशन आता है मुल्क में तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है इस वजह से। अच्छा जी, अब जरा क्वेश्चन की तरफ हम आ जाएं, तो और क्वेश्चन मैंने देना भी है करने के लिए। तो इसमें हाँ ये सवाल हमारे पास है, लेकिन मुझे इस पे एक बात भी करनी है आपसे। और अच्छा, एक मिनट, मैं जरा इसको अभी आज शेयरिंग तो बंद कर देना।